हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अमेरिका जो था वो फर्स्ट कंट्री था जो प्रियम्बल का कंसेप्ट लेकर आया। ठीक है, अब प्रियम्बल का मतलब क्या है? देखो, आप कोई भी बुक उठाते हो, चाहे आपने अपनी एनसीईआरटीज पढ़ रखी हैं, तो उसका जो स्टार्टिंग पेज होता है उसमें एक इंट्रोडक्शन और प्रीफेस करके लिखा होता है। तो वही प्रियम्बल है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है ना, उसमें स्टार्टिंग में एक पेज पे पूरा प्रियम्बल लिखा गया है। और वो हमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन देता है कि हाँ जी जी, आप कॉन्स्टिट्यूशन में ये पढ़ोगे। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट है, हम पूरा तो पढ़ नहीं सकते, तो हम प्रियम्बल से आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसी कैसी चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए, जो प्रियम्बल है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसको आप अलग नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आपको मैंने बताया था ये लास्ट वीडियोस में भी कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ना वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट सेशन हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। तो उसी को जो वो स्पीच दी थी एक किस्म की, उसी स्पीच को बाद में प्रियम्बल का नाम दे दिया गया। ठीक है, देखिए, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो जैसे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं हम प्रियम्बल को भी कर सकते हैं। तो इसकी अमेंडमेंट हमने करी थी 42nd अमेंडमेंट 1976 में, और इसमें हमने प्रियम्बल में 3 वर्ड को ऐड करा था, वो था सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। अब हम सॉवरन का मतलब देखते हैं। देखिए, सॉवरन का इन शॉर्ट मतलब है मास्टर ऑफ ओन डेस्टिनी। इंडिया जो है ना एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमें किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ जी हम ये काम करें या ना करें, हम इसका मेंबर बने या ना बने। तो अगर हम यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम यूनाइटेड नेशंस को अपने से सुप्रीम मानते हैं, हम बस सबके साथ मिलकर चलते हैं। अब देखो, हम सॉवरन है तो इंडिया के पास राइट है वो किसी की फॉरेन टेरिटरी को ना अपने अंदर ले सकती है या फिर अपनी टेरिटरी किसी को दे सकती है। बट हाँ, इसका ये मतलब नहीं है गवर्नमेंट का आज दिल करा कि हाँ जी जी हमने इतना पार्ट जो है अपनी कंट्री का किसी और को दे देते हैं, या चाइना को देते हैं, पाकिस्तान को दे देते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए एक प्रॉपर अमेंडमेंट करनी पड़ती है जो कि इतनी ज़्यादा टफ है, जो कभी हो ही नहीं सकता। अब हम सोशलिस्ट का मतलब देखते हैं कि क्या होता है सोशलिज्म। तो देखिए, जितने भी पूरे इंडिया में रिसोर्सेज है ना उन पे हर एक किसी का राइट है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ही यूज़ कर सकता है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज वो होते हैं जो मैन काइंड के लिए यूज़फुल चीज़ें होती हैं, जैसे कि नदियाँ होगी, कुछ भी चीज़ें होगी ऐसे, जैसे हम कोल का यूज़ कर रहे हैं, लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये रिसोर्सेज हैं हमारे लिए। अब देखिए, सोशलिज्म के 2 टाइप होते हैं, एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और एक होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। तो अब डेमोक्रेटिक क्या होता है? इसमें जो है ना जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपरली कानून बनाती है जिससे कि हर एक सेक्शन को, जितने भी लोग हैं इंडिया में, हर किसी को अपना शेयर मिले रिसोर्सेज में। ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिनके पास पैसा है, बस वही रिसोर्सेज का यूज़ कर पाए, बाकियों को तो पानी तक ना मिले, तो ऐसा नहीं होता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये फीचर है ना सोशलिज्म वाला, ये वीक पड़ गया आफ्टर 1991। क्यों? क्योंकि देखिए 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, इसका मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये इन डिटेल आपको बाद में समझाऊंगी मैं। अभी के लिए आप इतना समझिए कि इसी की वजह से, जैसे जो आज प्राइवेट ग्रुप्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं, वो एलपीजी की वजह से है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को अलाउ कर दिया गया था। और ग्लोबलाइजेशन उस टाइम की देखो नीड थी, क्योंकि अगर हम नहीं होते ना तो आज इंडिया इतनी कंट्रीज के साथ मिलजुल के नहीं चल पाता। सेकुलर का मतलब होता है, देखिए, इंडिया का कोई भी अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हम किसी के रिलीजन को डिनाई नहीं कर रहे, हम किसी के रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम अगर सपोर्ट देंगे तो हर एक रिलीजन को देंगे वरना नहीं देंगे। बस ये सिंपल सा मतलब है सेकुलर का। देखते भी होंगे कई बार, अगर किसी को परमिशन चाहिए, जैसे प्रभात फेरीज निकलती हैं, तो गवर्नमेंट सिखों को भी परमिशन देती है, हिंदुओं को भी मिलती है, मुसलमान को भी मिलती है, तो हर एक किसी को प्रॉपर इक्वेलिटी रखी जाती है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। तो अब डेमोक्रेसी क्या होता है? देखिए, बचपन जब छोटे से थे ना तब से एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा चुनी जा रही है? हमारे द्वारा चुनी जा रही है, हम खुद चूज कर रहे हैं। किसके लिए चुनी जा रही है? हमारे लिए चुनी जा रही है। कानून वो बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? हम सबके लिए ही बना रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी की 2 टाइप होती हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? देखिए, इसमें जो लोग हैं ना, वो चाहे एमपी के इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो एमएलए के इलेक्शन हो रहे हैं, उनमें खुद जाकर वोट डालते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें क्या होता है कि हमने मान लो एमएलए चूज कर लिया, ठीक है, एमएलए होता है स्टेट लेवल पे, उनको हमने चूज कर दिया। अब जब सेंटर लेवल पे जब इलेक्शन आएंगे ना, जब एमपी के इलेक्शन आएंगे, तो जो हमने एमएलए चूज कर रखे हैं वो सभी एमएलए जाके वोट डालेंगे और एमपी को चूज करेंगे। तो ये हो गया इनडायरेक्ट प्रोसेस।
इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को। अब लेजिस्लेचर क्या होता है? देखिए, जो कानून बना रहा है उसको बोल रहे हैं लेजिस्लेचर, और जो उसको इम्प्लीमेंट करता है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। तो अगर एग्जीक्यूटिव अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा ना, तो वो आंसरेबल है लेजिस्लेचर को, जो कानून बना रहे हैं। तो यही जो है, इसी की वजह से हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। हम देखेंगे रिपब्लिक क्या होता है। तो देखिए, रिपब्लिक का सिंपल सा मतलब है कि जो लोग हैं ना उस कंट्री के, वो सुप्रीम है वहाँ पे कोई जो हेड ऑफ द स्टेट है ना, वो मोनार्क नहीं है। मोनार्क क्या होता है? जैसे जो राजा महाराजों के टाइम से चला आ रहा है, जैसे आपने सुना होगा ब्रिटेन में आज भी क्वीन होती है। तो वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पे मोनार्क की सिस्टम है। जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो इलेक्टेड नहीं है, वो हेरिडिटरी चला आ रहा है। लेकिन इंडिया में क्या है, जो हेड ऑफ द स्टेट है जैसे कि प्रेसिडेंट, तो वो क्या है, वो इलेक्टेड है। उनको कोई ऐसा नहीं है कि भाई उनके खानदान से चला आ रहा था। तो इसलिए इंडिया में रिपब्लिक बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रियम्बल में जस्टिस। तो अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना, वो जस्टिस 3 फॉर्म में प्रोवाइड करता है, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। सोशली कैसे? देखिए, आर्टिकल 15 से लेके 18 में लिखा गया है कि आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, जेंडर के बेस पे। तो ये सब क्या है? ये एक सोशल जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं। इकोनॉमिकली कैसे करते हैं? देखिए, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ये आपका हक है कि आपको जॉब कर सकते हो। ऐसा नहीं है ना कि लड़कियां जॉब नहीं कर सकती। तो ये क्या है? इकोनॉमिकली जस्टिस प्रोवाइड किया गया। अब पॉलिटिकल कैसे? पॉलिटिकल है राइट टू वोट। आप सबको, जो भी 18 साल से ज़्यादा उम्र का हो रहा है, उसको हक है कि वो वोट डाल सकता है, वो अपने एमएलए चूज़ कर सकता है, पंचायत चूज़ कर सकता है, एमपीज को इनडायरेक्टली चूज़ करता है। तो ये है पॉलिटिकल जस्टिस। अब ये जो आइडिया ऑफ जस्टिस था ना, ये रशियन रेवोल्यूशन जो हुई थी 1917 में, वहां से लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इक्वेलिटी। देखिए, इक्वेलिटी क्या है कि हर किसी को एक बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि जी आप लड़की हो, आप इस प्लेटफॉर्म में नहीं आ सकते। तो इस करके, जैसे आप मान लिए मेरा ही वाला ले लिया, अब यूट्यूब है, तो ये ऐसा तो नहीं है ना कोई कि गवर्नमेंट ने कंडीशन रखी है कि लड़कियां यूट्यूब नहीं यूज़ कर सकती। कुछ भी कर सकते हो आज की डेट में आप। तो इसीलिए इक्वेलिटी यही होता है कि बिना डिस्क्रिमिनेशन के आप सबको बराबर का राइट दे रहे हैं। एक इक्वेलिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है स्टेटस के बेस पे। अब वो कैसे? देखिए, कोई भी पब्लिक ऑफिसेज है, कोई भी पब्लिक रिसोर्सेज है या पब्लिक पार्क है, आप किसी को स्टेटस के बेस पे मना नहीं कर सकते कि आप गरीब हैं, आपकी एंट्री नहीं हो सकती। कोई कहीं भी जा सकता है, पब्लिक हॉस्पिटल्स में जा सकता है, किसी भी कोई सरकारी जगह, कोई नहीं किसी को मना कर सकता। और जो राइट टू वोट है ना, आर्टिकल 326, इसकी वजह से हमें पॉलिटिकल इक्वेलिटी प्रोवाइड होती है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेटर्निटी। अब इसका मतलब क्या होता है? अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, मतलब भाईचारे की भावना होनी चाहिए सब में। ऐसा नहीं कि बस दिखावे दिखावे के लिए इंडियन है, लेकिन अंदर से भी आप फील करो उस चीज़ को। ठीक है। नेक्स्ट है कि ये फीलिंग आएगी कैसे? देखिए, इंडिया में ना सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। आपकी एक ही सिटीजनशिप है, वो है इंडियन। ठीक है। आप कोई हिमाचली नहीं है, कोई पंजाबी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस आप क्या हो? इंडियन हो। ये बात को याद रखना। इससे आपकी ब्रदरहुड की फीलिंग और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को बिल्कुल भी बोर ना करूँ अपनी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।